नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वो बड़ी चिंताजनक है। लेकिन उससे ज़्यादा बात यह है कि ये चिंता केवल पश्चिम बंगाल तक के लिए सीमित नहीं है। ये चिंता पूरे देश को होनी चाहिए जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो 1946 की याद दिला रहा है। जिस तरह से 1946 में हुआ था, सोहरावर्दी ने जो कराया था, आज उसकी जगह ममता बनर्जी लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से चुन चुनकर हमला 1946 में हुआ था, लेकिन फर्क दोनों में यह है कि उस समय एक गोपाल पाठा थे, आज कोई गोपाल पाठा नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो उम्मीद भाजपा से कर रहा है कि वो गोपाल पाठा की भूमिका में आएगी, लेकिन वो आ नहीं रही है, क्योंकि बात केवल उस भूमिका में आने की नहीं है। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कीमत चुकाने के लिए भाजपा तैयार नहीं है, या कोई भी पार्टी डेमोक्रेसी में तैयार नहीं होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी डेमोक्रेसी में हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती अगर वो तृणमूल कांग्रेस नहीं है। तो तृणमूल कांग्रेस को मालूम है कि यही राजनीति उनको सत्ता में बनाए रख सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस का कुछ नहीं है। जो कुछ है सारा राजपाट पश्चिम बंगाल में ही है। तो ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी को चुनौती दें, उनको हराने की कोशिश करें, उनको हाशिए पर धकेलने की कोशिश करें राजनीतिक रूप से, तो वो बात समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की कोशिश करें, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन ममता बनर्जी इन पार्टियों से नहीं लड़ रही है, जो उनके विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, उनसे नहीं लड़ रही है। ये लड़ाई दरअसल अनइक्वल हो गई है, इसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लड़ाई तो दो प्रमुख प्रतिद्वंदी जो राजनीति में होते हैं उनके बीच में होती है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें तो एक तरफ ममता बनर्जी है, उनकी तृणमूल कांग्रेस है, और दूसरी तरफ बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके अलावा सत्ता में रही हुई लगभग 63-64 साल दोनों मिलाकर कांग्रेस और सीपीएम है। तो मुकाबला इनके बीच में होना चाहिए। इनकी नीतियों, इनके विचारों, इनके कार्यक्रमों, इनकी परफॉर्मेंस, खासतौर से क्योंकि भाजपा कभी सत्ता में रही नहीं है, तो सत्ता में होती तो क्या परफॉर्मेंस होती, क्या बैगेज होता, उसकी बात नहीं हो सकती है, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम की हो सकती है। इसलिए कांग्रेस और सीपीएम की जो हालत हो गई है आप देख रहे हैं। तो लोगों को तृणमूल कांग्रेस के अलावा अगर किसी से उम्मीद है पश्चिम बंगाल के लोगों को, तो वो है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिस्टेंट नंबर 2 है। मुकाबला ज़रूर बहुत कड़ा करने की कोशिश करती है। आप पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो लगभग दोनों पार्टियों के वोट शेयर में 10% का अंतर था। तो यानी इसका यह है कि बीजेपी अगर अपना वोट प्रतिशत 6% बढ़ा ले तो तृणमूल कांग्रेस को पराजित कर सकती है। लेकिन ये सब तो चुनाव में होगा, ये सब राजनीतिक बातें हैं। ममता बनर्जी तो सीधे इंडियन स्टेट से लड़ रही हैं, भारत के संविधान से लड़ रही हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से नहीं, इंडियन स्टेट से है। ममता बनर्जी वो करके दिखा रही हैं। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में भारत के संविधान की शपथ ली है, भारत के संविधान में निष्ठा जताई है, उसको अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है, और उसी संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से शासन चल रहा है, उसका भारत के संविधान से तो कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, जो हिंसा शुरू हुई, उसमें 2 लोग पिता पुत्र मारे जा चुके हैं। अब ये घटना होने के बाद कोई भी पार्टी हो, सत्तारूढ़ हो, विपक्ष हो, उस राज्य की हो, उस राज्य के बाहर की हो,
पहली प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि ये बहुत दुखद घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोग ये नहीं बोल रहे। कुछ नेता तो इस घटना के होने से ही इनकार कर रहे हैं और कुछ जो कह रहे हैं वो तो और खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये भाजपा और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मिली भगत से हो रहा है। आप राजनीति में अपने राजनीतिक विरोधी को कटघरे में खड़ा करें, उस पर संदेह जताएं, उसकी नीतियों पर संदेह जताएं, उसके इरादे पर संदेह जताएं, ये सब समझ में आता है। लेकिन एक सेंट्रल पुलिस फोर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा बल जो हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, उसको घसीटना। और बीएसएफ की भूमिका कैसे आती है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया राज्य सरकार को कि मुर्शिदाबाद में बीएसएफ को तैनात कीजिए। बीजेपी ने आदेश नहीं दिया, बीएसएफ अपने मन से नहीं आ गई और राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट भेजी कि हमें बीएसएफ की इतनी कंपनियां, शायद 9 कंपनियों की मांग की गई। तब बीएसएफ वहां आई है और बीएसएफ ने आने के बाद से शांति व्यवस्था कायम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो ऐसे में अगर एक सत्तारूढ़ दल जिस एजेंसी की भूमिका शांति व्यवस्था कायम करने में हो, कानून का राज कायम करने में हो, उसको कटघरे में खड़ा करे, उस पर आरोप लगाए, तो आप समझिए कि समस्या कितनी गंभीर है। और ये पहला मौका नहीं है। कुछ साल पहले की घटना आपको याद होगी, जब आर्मी का एक कॉन्वॉय जा रहा था। आर्मी का कॉन्वॉय जो है वो हर साल उस इलाके से, उस रास्ते से गुजरता है, बड़ी संख्या में जा रहा था। ममता बनर्जी ने रुकवा दिया, कहा कि भाजपा की सरकार सेना के जरिए पश्चिम बंगाल में मुझे सत्ता से हटाना चाहती है, मेरा तख्ता पलट करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बाद में पूरी तरह से झूठ निकला, झूठ था भी। वैसे इस तरह का काम एक मूर्धन्य संपादक भी कर चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं कि भारत की सेना तख्ता पलट करने के लिए दिल्ली आ रही थी। लेकिन उनकी बेशर्मी देखिए कि आज तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी इसके लिए कि मैंने जो लिखा था वो गलत था। लेकिन अपने देश में इसी तरह से सब चलता रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी जो हो रहा है वो वक्फ संशोधन विधेयक मुद्दा है ही नहीं। आप बताइए कि किस मौके पर पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हुई है। ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएं तो, और चुनाव में कम वोट मिले तो, चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा और चुनाव के बाद हिंसा, ये पश्चिम बंगाल की रवायत बन गई है। सरकारों के बदलने से ये रवायत बदलती नहीं। ये शुरुआत हुई इसकी सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री थे, तब से नक्सलवाड़ी का आंदोलन उस समय जोर पर था। नक्सल आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने फोर्स का जितना इस्तेमाल, बल्कि मैं कहूँगा जितना दुरुपयोग हो सकता था, सब किया। और कांग्रेस वहाँ से सत्ता से हटी तो आज तक लौट नहीं पाई। 1977 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और 1977 से 2011 तक लेफ्ट फ्रंट यानी सीपीएम के नेतृत्व वाली सरकार रही। पहले ज्योति बसु, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री रहे उसके। उस दौरान भी राजनीतिक हिंसा का दौर रुका नहीं। तो राजनीतिक हिंसा डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है पश्चिम बंगाल की राजनीति की, और ये भी एक डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है कि इससे लड़ने के लिए जो जीतना चाहता है उसे भी उसी तरह की या उससे ज़्यादा हिंसा करना पड़ेगा। तो कांग्रेस को हटाने के लिए सीपीएम ने किया, सीपीएम को हटाने के लिए ममता बनर्जी ने किया। क्या ममता बनर्जी को हटाने के लिए भाजपा कर पाएगी, ये एक सवाल है। और आप अगर देखेंगे तो इन तीनों सरकारों में जो फुट सोल्जर्स हैं,
वो आपको समान मिलेंगे। जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, सत्ता बदलते ही सीपीएम के लिए करने लगे। जो सीपीएम के लिए कर रहे थे, सत्ता बदलते ही ममता बनर्जी के लिए करने लगे। तो उनको इनके साथ काम करने में, ये पाला बदलने में और ये पाला बदलने वालों को साथ लेने में किसी भी राजनेता को जो सत्ता में आना चाहता है उसको एतराज़ नहीं हुआ। भाजपा या तो ये करना नहीं चाहती या करने में सक्षम नहीं है। तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता लगातार घट रही है। लेकिन एक बात है, ममता बनर्जी फाइटर है, लड़ाका है, वो मैदान छोड़ती नहीं है। वो मैदान में कैसे डटे रहना है ये जानती है। वरना आप बताइए, संदेश खाली, आरजी कार और उसके अलावा सरकार में एक के बाद एक भ्रष्टाचार, और हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, 25,000 शिक्षकों, गैर शिक्षकों की जो भर्ती थी उसको अवैध, गैर कानूनी घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उन सब की नौकरी चली गई। नौकरी ही नहीं चली गई है, उन सब से कहा गया है कि जितने साल से नौकरी कर रहे हैं, जो वेतन मिल रहा है वो भी लौटाइए। वो सड़क पर हैं। जिनको बेईमानी से जिनका सिलेक्शन नहीं होने दिया वो सड़क पर हैं। लेकिन ममता बनर्जी के राज पर कोई असर नहीं है, और ये माना जा रहा है कि कोई असर होगा भी नहीं। बीजेपी 2016 से कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को घेरा जाए। 2016 में फेल हो गई, 2021 में फेल हो गई, उसको आंशिक सफलता मिली 2019 के लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में उसको आंशिक सफलता मिली, उसका फायदा भाजपा को नहीं हुआ। मतलब नतीजे के बाद की बात कर रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को कोर्स करेक्शन का मौका मिल गया। उन्होंने कोर्स करेक्शन किया। उन्होंने क्या किया? 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी में नीचे के जो लोग थे, उनको मालूम था, उनकी जानकारी में करप्शन हो रहा था, उनको एक तरह बहुत से लोगों को हटा दिया, निकाल दिया, रोक दिया। कट मनी एक ऐसा शब्द है जो आपको भारत के किसी और राज्य में सुनने को नहीं मिलेगा। कट मनी वो रिश्वत है, वो दलाली है जो पॉलिटिकल वर्कर, जो सत्तारूढ़ दल है उसके पॉलिटिकल वर्कर को मिलता है। कोई भी काम हो, आप चाय की गुमटी लगाना चाहते हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा। आप 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा। आप एक ठेला लगाना चाहते हैं सड़क पर, आपको पैसा देना पड़ेगा। और ये सब तभी हो पाएगा जब सत्तारूढ़ दल का जो वर्कर है वो आपको परमिशन देगा, और वो तभी परमिशन देगा जब उसको ये उम्मीद हो कि आप किसी दूसरे दल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, या टीएमसी के समर्थक हैं, या सीपीएम के समर्थक हैं, या पहले कांग्रेस के समर्थक थे। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि अक्सर ऐसा होता है कि समाज में जब इस तरह की विकृति आती है तो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो जागृत होता है, वो एक स्टैंड लेता है। वो संख्या में कम होता है लेकिन प्रभाव में बहुत ज़्यादा होता है। और पश्चिम बंगाल में है भद्र लोग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है। हालांकि बहुत सी किताबें हैं उनके ऊपर जिनमें लिखा गया है कि ये बड़ा ही स्वार्थी वर्ग है, ये अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं देखता। और इन जिन 3 रिजीम्स का मैंने जिक्र किया, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट फ्रंट और अब टीएमसी, सत्ता बदलने के साथ ये उस जो नई रिजीम आई उसके साथ हो गए। हालांकि ये रिजीम बदलने में भी ये प्रभावी थे। जब इनके हित पर चोट पहुंचती है तो ये दूसरे पक्ष के साथ हो जाते। लेकिन अब जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है। ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी को उस रूप में या उस नजर से नहीं देखता। इसलिए ममता बनर्जी सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल का भद्रलोक ममता बनर्जी को फिलहाल तो छोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसकी वजह से वो उनके साथ आए।
तो पश्चिम बंगाल में हिंसा को देखकर हम आप दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं, क्षोभ हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। ये इसी तरह से चलेगा। और ये सब करने के बाद इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंडिक्टमेंट, निंदा और दमन का ऐसा चक्र, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, सिर्फ 2 घटनाओं की फिर बात कर रहा हूँ, संदेश खाली और आरजी कार मेडिकल कॉलेज का जो कांड हुआ। उसके बाद किसी भी प्रदेश में कोई भी सरकार होती, वो सरकार बच नहीं पाती। दिल्ली का केस आपको याद है, बलात्कार की एक घटना ने शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ दिया। पश्चिम बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी की सरकार, उनकी सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिस तरह के बयान उनके मंत्री दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उनकी पार्टी के नेता दे रहे हैं, वो और ज्यादा चिंतित करते हैं। यानी उनके मन में कानून का कोई डर नहीं है। जब संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, संविधान के खिलाफ जाने को तय कोई मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का हो, ये कैसे कह सकता है कि केंद्र ने जो कानून बनाया है, संसद से जो कानून पास हुआ है, उसको हम लागू नहीं होने देंगे? तो ये तो सीधे सीधे केंद्र के खिलाफ विद्रोह की घोषणा है, भारतीय संघ के खिलाफ विद्रोह की घोषणा है, भारतीय संविधान को नकारने की घोषणा है। लेकिन इस सब के बावजूद आप निश्चिंत रहिए, आज जो परिस्थिति है उसमें तो नहीं लगता कि ममता बनर्जी को कोई सत्ता से हटा सकता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।